हेलो फ्रेंड, दिस इज चंदन कुमार सिंह एंड वेलकम टू जनरल डिस्कशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जनरल डिस्कशन के यूट्यूब पोर्टल पर, जहां पर हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो उसी के राउंड आज हम लोग इंडियन न्यूक्लियर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो भी इसके फैक्ट हैं और जो भी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका मैं किस डायरेक्शन में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगा कि आखिर जो हमारा कंट्री जब आजाद हुआ उस समय, तो आजादी के बाद और आजादी के पहले जो एक बाउंड्री जो था, उस बाउंड्री के टर्म में इसे क्या सिचुएशन डेवलप हो रही थी उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्या इंडिया ही केवल उस समय आजाद हो रहा था या उसके साथ साथ और कंट्री भी आजाद हो रहे थे, और उस समय जो था एक पर्टिकुलरली सराउंडिंग में क्या सिचुएशन डेवलप हो रहे थे उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो हमारी 1947 जब हमारा कंट्री जब आजाद हुआ उस समय हमारी एक फॉरेन पॉलिसी कैसी थी उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब देश हमारा फाइनली जब आजाद हो जाता है उस समय एक पर्टिकुलरली होता क्या है कि एक आपको एक डिप्लोमेसी डेवलप करना पड़ता है, एक आपको रणनीति डेवलप करना पड़ता है, आपको एक पॉलिसी लाना पड़ता है और उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सिस्टम को चलाना पड़ता है। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे और उन्होंने अपनी एक पॉलिसी डेवलप की। उस पॉलिसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं सब पॉलिसी के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक न्यूक्लियर का जो स्टडी है उसका जो एक स्टोरी है वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो इसी में से आपको निकल के आएगा कि डी आर्म्स क्या होते हैं, निशस्त्रीकरण क्या होता है। उसी में दो चीजें होती है, एक न्यूक्लियर वेपन होते हैं और एक जनरल वेपन होते हैं। न्यूक्लियर वेपन मतलब आपने न्यूक्लियर के टर्म में आप समझ सकते हैं या बायोलॉजिकल वेपन के टर्म में समझ सकते हैं, जनरल वेपन के बारे के टर्म में आप समझ सकते हैं जो होता है जिसे गन वगैरह होता है। तो ये समान तौर पर आर्म्स होते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा न्यूक्लियर जो वेपन जो होते हैं आखिर उनकी जो कंडीशन होते हैं कैसे डेवलप होते हैं, उनकी पार्टिकुलरली जो संरचना कैसे होती है, वो सिस्टम कैसे चलता है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी जो है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर जो न्यूक्लियर बम बनता कैसा है, इसका पार्टिकुलर जो टेक्निकल बैकग्राउंड इसका क्या है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, उस सारे प्रोसीजर को यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में जो हम लोग बात करेंगे कि जो यहाँ पर उसके बाद जो अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि ईरान को लेकर के एक डिस्प्यूट सुनने को मिल रहा है कि अभी यूएसए और ईरान के बीच में बहुत सारे एक न्यूक्लियर को लेकर के आपने डिस्प्यूट सुना होगा। तो उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जब बैकग्राउंड होगा तो ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी आपको। तो चलिए अपना जो है ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। देखिए 1947 के समय जब इंडिया आजाद हुआ तो उसी के आसपास ये हमारा कंट्री है, यहाँ पे श्रीलंका, ये भी कंट्री लगभग आजाद हो रहा था उसी के आसपास। उसके बाद ये आसियान कंट्री है, यहाँ पर जब आप देखते हैं आसियान कंट्री भी धीरे धीरे ये अपना क्या हो रहा था या आजाद होना शुरू हो रहा था। अब यहाँ पर है चाइना। चाइना का थोड़ा सा स्टोरी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चाइना में क्या हुआ कि पहले मंचू राजवंश था वहां पर, और मंचू राजवंश का वहां पर खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद वहां पर दो चीजें डेवलप हुई। एक तो हुआ आपका रिपब्लिक और दूसरा हुआ आपका कम्युनिस्ट। तो वहां पर जो स्टार्टिंग पीरियड अगर देखा जाए चाइना का, तो वहां पर जो था रिपब्लिक ज्यादा डेवलप हुए और रिपब्लिक ने अपना जो भी सिस्टम था बहुत आगे निकलते गए। लेकिन उसके पार्लर में कम्युनिस्ट भी यहाँ पर क्या हुआ कि अपना पैर जमाने में सफल होते गए। वो भी दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी डेवलप होता रहता था दोनों के बीच में कि मेरा आधिपत्य होगा, मेरा आधिपत्य होगा। और इसी सिलसिले में लगभग मान के चलिए लगभग 1933 और 1937 के आसपास इस बीच में जापान का इस पर आक्रमण हुआ चाइना पर। और जापान पर आक्रमण होने के बाद क्या हुआ कि जो आपका रिपब्लिक था वहां पर वह चाइनीज को हेल्प नहीं कर पाया। वहां पर जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट ने वहां पर जा करके अपना पूरा रोल अदा किया, जिससे वहां के लोगों पर जो कम्युनिस्ट का एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। और यहीं से एक माओ का नाम डेवलप होता है। और माओ यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं कम्युनिस्ट का। और जो रिपब्लिक वाले थे, रिपब्लिक वाले एक इसी के आसपास एक छोटा सा द्वीप है जिसको
अभी अभी चर्चा में रह रहा है। यहाँ पर रिपब्लिक जो पार्टी था यहाँ पर आकर के बस गया, जिसको आज के समय में हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। तो लगभग ये इंडिया के समय के आसपास ये भी आजाद हो रहा था। अब हो क्या रहा था कि 6 और 9 अगस्त 1945 के दो समय में 2 बार अटैक हुए, क्या बोलते हैं, जापान पर। यहाँ पर जापान है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्राइंग बना दूंगा आपको। यहाँ पर जापान पर अटैक हुआ यूएसए पर, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। और दोनों में हिरोशिमा और नागासाकी जो इसके दो जो स्टेट थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। और यहाँ पर लगभग 15 अगस्त को 1945 में क्या हुआ कि जो जापान जो था वह हैंड ओवर कर दिया यूएसए को, अपनी मतलब हार को उसने मान लिया। तो जब यहाँ के जापानी जो लोग थे यहाँ पर लगभग आसियान कंट्री में इनका अपना अधिपत्य पकड़ा हुआ था। जब यहाँ पर जब इनका सिस्टम जब खत्म हुआ तो यहाँ से ये भी हटने लगे, और जब ये हटने लगे तो यहाँ के कंट्री भी यहाँ आजाद होने लगे। तो इंडिया के साथ साथ देखिए यहाँ पर श्रीलंका वाला ये और ये वाला एरिया आजाद हो रहा है। अफ्रीकन कंट्री यहाँ पर लगभग आजाद हो रहे थे यहाँ पर धीरे धीरे। और यहाँ पर तो ऑलरेडी एक यहाँ पर यूएसएसआर था यहाँ पे, और यहाँ पर आपका अमेरिका था। तो ये दोनों तो बीच में जो एरा जो चल रहा था 1947-50 के बीच में, तो ये टर्म आपको कोल्ड वार का नाम से आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों को पता ही होगा। तो जब कोल्ड वार जब यहाँ पर डेवलप हो रहा था तो जो नए जो यहाँ पर जो कंट्री जो अभी आजाद हो रहे थे, जब इनको अभी चलना भी नहीं पता था कि कैसे चलते हैं, इनके पास कोई अपना रूल रेगुलेशन नहीं था, इनके पास अपनी आर्मी नहीं थी, इनका कोई अपना सिस्टम नहीं था। तो पार्टिकुलरली इनको क्या करना चाहिए, एक बहुत बड़ी समस्या डेवलप होने लगी थी कि आखिर क्या किया जाए। तो यहाँ पर और अमेरिका का जो यहाँ पर मानना था कि आपको या कीजिए कि आप या तो यूएसएसआर के साथ चले जाइए या तो आप हमारे साथ आ जाइए। अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो इसका मतलब हम समझेंगे कि आप हमारे अगेंस्ट हैं, मतलब आप यूएसएसआर के सपोर्टिव हैं। तो ये सारी सिस्टम यहाँ पर चल रही थी और धीरे धीरे यह सिस्टम अपने एक नहीं होता है कि एक अपना रूप ले रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। अब उसके बाद जब हम कंट्री जब आजाद होती है हमारी इंडिया 1947 में, तो उस समय हमारी जो सिचुएशन क्या था अगर समझने का प्रयास किया जाए तो उस समय पार्टिकुलरली उसमें जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो अभी फुल्ली तौर पर प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं बना था। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, पार्टिकुलरली कोई एक्शन नहीं लेंगे, और आपका सिस्टम जो होगा एक बेहतर वे में नहीं चल पाएगा। उसके बाद सोशल पैरामीटर्स, एजुकेशन, मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर। उस समय का अगर मैं बात कहूँ लिटरेसी रेट बिल्कुल कम थी, और जो अभी समानता का जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो इक्वलिटी नहीं था वहां पे, जिससे जो हमारा जो कल्चर था, जो हमारा जो सोशल जो हमारा समाज था उस समय में थोड़ा सा विभेद दिखने को मिल रहा था वहां पर। तो समस्या हो रही थी उस समय। किसानों की जो भी आय थी वो फुल्ली अगर कहा जाए तो ना के बराबर थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे यहाँ से लौट के गए थे तो ऑलरेडी यहाँ का जो भी सिस्टम था पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और हमारा जो एग्रीकल्चर था फुल्ली तौर पे क्या था, मानसून बेस्ड था, जिससे हमारी इनकम भी आने वाले कुछ समय तक यह उम्मीद कर सकते थे कि अच्छी पैदावार की उम्मीद भी हम नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके बाद R&D तो भूल ही जाइए, क्योंकि जब हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है, इस पर हम लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो R&D पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसके बाद माइग्रेंट्स, हमारा कंट्री पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान नाम के दूसरा कंट्री हो गया था, तो जिसमें बहुत सारे लोग इधर आ रहे थे, कुछ लोग उधर जा रहे थे। तो माइग्रेंट्स की भी समस्या यहाँ पर अपने आप में डेवलप होना यहाँ पर शुरू हो गया था। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई एक सोर्स होना चाहिए। इकोनॉमी कब बढ़ता है आपका, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर है, फिर आपका जब सेकंड स्टेज में जाते हैं तो फिर इंडस्ट्रीज है, फिर सर्विस सेक्टर हो जाता है। तो अभी हम पहले स्टेज पे थे, और पहला स्टेज जो एग्रीकल्चर था अभी वही आपका मतलब माइनस है। तो जब माइनस है उसके बाद हम इंडस्ट्री में जाएंगे, फिर सर्विस में जाएंगे, तब हमारा ग्रोथ होगा। तो फाइनली इकोनॉमी जो हमारा जो था वो डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद जो हमारा कंट्री था उस समय लगभग 500 किंगडम थे, जिसको नीड था कि एक यूनिफिकेशन किया जाए
इंटीग्रेट करके एक समान बनाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे जो राजा थे वो चाहते थे कि मतलब उनका अपना खुद का एक अंपायर हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब वो इंडिया के सपोर्टिव नहीं थे, बहुत सारे सपोर्टिव भी थे, जिसमें आप जूनागढ़ के एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, कश्मीर की समस्या के नाम से जान सकते हैं, जो उस समय थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई आज तक अभी झेलने को मिलता, हम लोगों को देखने को मिलता आ रहा है, और हम लोग आज झेल भी रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर उस समय एक गुड डिसीजन लिया गया रहता तो आज ये समस्या नहीं होती। आज आप जा करके देखिए, यहाँ पर कश्मीर में इंटरनेट नहीं रहते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उन लोगों को एक जिस वे में लाइफ जीना चाहिए वो लाइफ उन लोगों को जीने को नहीं मिल पा रहा है। तो ड्यू टू अगर कह सकते हैं एक थोड़ी सी डिसीजन जो होती है, जो एक आने वाले कमिंग समय के लिए एक बहुत ही आपके लिए हानिकारक बन सकता है, और उसका भुगतान कहीं ना कहीं जो आने वाली जो पीढ़ी होती है उसको इससे निपटना होता है। उसके बाद लॉस लेस आर्मी थी, आर्मी हमारे पास था नहीं। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, ये अपने आप में डिस्प्यूट क्रिएट किए हुए थे कि इनको अलग देश की मांग कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप नागा का समझ सकते हैं, नागालैंड में आज भी विवाद चलता रहता है, आज भी ये शांत नहीं है बहरहाल। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो इतना सिस्टम है, क्या हम लोग जब कोल्ड वार, जब अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका जब कह रहा है कि या आप यूएसएसआर के साथ चले जाइए या आप अमेरिका के मेरे साथ चले आइए, तो क्या इन सिचुएशन के देख करके आपको लगता है कि किसी भी कंट्री के साथ जाना उचित होगा इंडिया के लिए? अब जाने का मतलब क्या हुआ? अगर मानते हैं कि अगर यूएसएसआर का हमला होता है यहाँ पे अमेरिका पे या अमेरिका के किसी एलाई पे, तो आपको अपनी जितनी भी सेना है या ह्यूमन पावर है, जो भी आपका रिसोर्स है, आप अपना रिसोर्स यहाँ पर इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इसके हेल्प के लिए, ताकि रसिया पर आक्रमण किया जाए। तो इसमें आप किसी भी सिचुएशन से आप तो थे ही नहीं परिपक्व, क्योंकि आपको एक चाहिए कि अपना स्ट्रेंथ डेवलप हो। और जब तक आपका स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेंथ कब डेवलप होता है? जब ये सारी चीजें आपके पास होती है, और इसमें से कोई भी चीजें आपके पास नहीं था, तो आपके पास कुछ ना कुछ निदान लाना था। तो नेहरू ने एक पॉलिसी डेवलप किया कि आखिर हम लोग कौन से पॉलिसी को डेवलप करें कि हमारा जो सिस्टम रहे वो आगे चले। तो इसी के टर्म में आता है आपका नैम, गुटनिरपेक्षता जिसको बोलते हैं। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली मेरा टॉपिक है न्यूक्लियर का, तो न्यूक्लियर को मैं जल्दी आना चाहूंगा। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि ताकि आप एक स्टोरी के टर्म में इसको समझ पाए। जब तक आप स्टोरी नहीं समझते हैं, फैक्चुअल चीजें नहीं याद हो पाती है, और पूरी चीजें जो है जब आप इसको समझेंगे और फिर न्यूक्लियर स्ट्रेटजी जब समझेंगे तो आपको पूरी एक स्टोरी समझ में आ जाएगी, और फिर जब आप उसको फैक्चुअल चीजें जब पढ़ेंगे तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब नैम बनाया, नैम का क्या मुद्दा था कि देखिए उस समय एक यूगोस्लाविया कंट्री हुआ करता था, और यूगोस्लाविया के साथ भी समस्या था, इजिप्ट था और अरेबियन कंट्री थे, और ये जितने मैंने बताया ये सारे जो कंट्री थे यहाँ पर, ये अभी जस्ट फ्रीडम हुए थे, इनको फ्रीडम मिला हुआ था, इंडिपेंडेंस मिला हुआ था। तो इन द सेंस आप समझिए यहाँ पे कि आखिर इन जैसे इंडिया की हाल है, इनकी भी हाल तो वैसे ही होगी। तो इनका भी कुछ ना कुछ मिलाकर यहाँ पर सपोर्टिव था कि हम लोग एक नैम बनाए, और यूगोस्लाविया, आपका इजिप्ट और इंडिया के नेहरू, ये तीनों लोग एक मीटिंग में बैठे, और मीटिंग में बैठने के बाद एक नैम का गठन किया, जिसका पर्टिकुलरली ये मतलब हुआ कि हम लोग न यूएसए के तरफ से हैं और ना ही हम यूएसएसआर के तरफ से हैं, और इसमें बहुत सारे कंट्री जो थे इसमें अपना साइन किया और ये सिस्टम चलने लगा। देखिए एक सिस्टम चलता था कि उस समय जब इंडिया आजाद हुआ था कि कभी भी दो बड़े राष्ट्र एक साथ नहीं आ सकते हैं। जब दो बड़े राष्ट्र मतलब अगर इंडिया और चाइना एक साथ कभी आ ही नहीं सकते हैं, उस समय का एक प्रिंसिपल था। तो उस समय नेहरू जी ने एक प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, और उन्होंने उसको करके दिखाया, जिसको आप पंचशील के नाम सुने होंगे। पंचशील पर उन्होंने एग्रीमेंट भी किया, और एग्रीमेंट के बाद उन्होंने इंडिया और क्या बोलते हैं चाइना दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि दो बड़े राष्ट्र
में फ्रेंडशिप हो सकता है और सपोर्टिव भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे इंडिया चाइना मैंने बताया, आसियान और अफ्रीका जैसे कंट्री का एलाइज को बनाना इनका मुख्य उद्देश्य हो गया कि मैं अफ्रीका जो भी यहाँ पर थे सबको मिला करके एक सिस्टम को यहाँ पर विकसित किया जाए। इकोनॉमिक सपोर्ट, दूसरे में जो भी ट्रेड संबंधी उस समय जो भी होगा एक दूसरे का हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी ग्रोथ करना है, पर्टिकुलरली इन लोगों के बीच में एक डिस्कशन। उसके बाद सपोर्ट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक उद्देश्य था कि जो भी हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन, हम लोग यूएन का सपोर्ट करेंगे और यूएन से जो भी फैसला होगा उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ नेहरू आपको लगभग आइडिया मिल गया होगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस सारे सिलसिले में एक होता है डी आर्म्स, मतलब निशस्त्रीकरण, हमको मतलब शस्त्र नहीं रखना है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो दो टर्म में आप आर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है कि जो जेनोसाइड बेस हो, जैसे आपने न्यूक्लियर कहीं डाल दिया तो वहां के सारे लोग मारे जाएंगे। एक होता है कि सेफ्टी पर्पस से, एक जनरल पर्पस के हिसाब से आप विपोन रखते हैं, जैसे गन रख लिया तो इसको जनरल पर्पस कहते हैं, जैसे गन। न्यूक्लियर विपोन हो गया आपका, जेनोसाइड बेस हो गया। एक होता है बायोलॉजिकल वेपन। आपने हाल ही में जो कोविड-19 जब अपने चरम सीमा पर जब चल रहा था तो उस समय कुछ न्यूज वगैरह में आप लोगों को सुनने को भी मिल रहा होगा कि एक चाइना के यह रणनीति है और वह चाइना अपने लैब में कुछ वायरस क्रिएट किया है और वही वायरस जो है वर्ल्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिससे कोविड-19 हो रहा है। तो बहरहाल वो क्या था नहीं था वो उसका टॉपिक अलग है, लेकिन इसको बायोलॉजिकल वेपन के टर्म में इसको आप दे सकते हैं, जिसमें एक लैब वगैरह सिस्टम डेवलप किए जाते हैं और उस लैब के माध्यम से एक पर्टिकुलरली एक वायरस क्रिएट किया जाता है। उस वायरस से ही एक दूसरे कंट्री में इसको इस तरह से फैला दिया जाता है कि उसका ना वैक्सीन होता है, जब तक वैक्सीन बनती है तब तक वहां का जो इकोनॉमी होता है डर पड़ जाती है। तो दो टर्म है। अब इसी का बात करेंगे हम यहाँ पर, जो न्यूक्लियर रिपोर्ट होगा क्या होता है। देखिए न्यूक्लियर रिपोर्ट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए बेस क्या होता है, न्यूक्लियर का बेस क्या है सिस्टम। देखिए एक फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है, दोनों चीजें बहुत बारीकी से समझने वाली चीज है। अगर ये चीजें अगर आपको समझ में आता है तो आप इसका पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अब फ्यूजन क्या होता है कि इसमें जो नाभिक आपने सुना होगा, नाभिक जुड़ते हैं इसमें और जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और बड़ा नाभिक बनाने के बाद उससे क्या होता है कि हाइड्रोजन बनाया जाता है। ठीक है, ये तो समान कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट फ्यूजन जो है इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है आपका सन देखते होंगे, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन हीलियम बदलता है तो उससे क्या होता है कि एनर्जी डेवलप होता है यहाँ पर। ठीक है, यही सिस्टम यहाँ पर ये चलता है न्यूक्लियर फ्यूजन की, इससे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है यहाँ पर। दूसरा होता है आपका फिजन, इसमें जो छोटे जैसे बड़ा नाभिक हुआ, ब्रेक हुआ, दो टूट गया, यहाँ पर देखिए। अब इनको अब जब ब्रेक होगा, इनके ब्रेक होने से यूरेनियम या न्यूक्लियर बम का यहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर क्या था, दो चीजें जोड़कर हो रहा है, यहाँ से अलग होने से, ब्रेक होने से इसका निर्माण होता है। इन द सेंस अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो जो फ्यूजन होता है उसमें जो भी हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऐड होते हैं, दो नाभिक जो होते हैं यहाँ पर ऐड होते हैं और बड़ा नाभिक बनाते हैं और उस बड़े नाभिक के तौर पर यहाँ पर एनर्जी डेवलप होती है। उस एनर्जी से क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अगर फ्यूजन की बात करूं, इससे थोड़ा सा ये बेसिक है, इसको जान लीजिएगा तो ये सारी चीजें इजीली से आपको समझ में आएगा। और फ्यूजन में क्या होता है, ये चीजें जो होती है ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर यूरेनियम और प्लेटिनियम बम बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इंडिया में 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट लाया गया। अब एटॉमिक एनर्जी एक्ट का मतलब ये था कि हम लोगों को न्यूक्लियर से एनर्जी बनाया जाए, क्योंकि देखिए थर्मल पावर प्लांट से
आप जितना एनर्जी चाहिए उतना आप एनर्जी नहीं मिल पाता है, और उस एनर्जी के लिए आपको ज्यादा इनपुट देना पड़ता है, तब आपको वहां पर आपका यहाँ पर एनर्जी मिलता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट का हम बात करें, थर्मल पावर प्लांट में तो यहाँ पर इनपुट ज्यादा देना पड़ता है, तब आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। अब प्लस यहाँ पर एक और बड़ी समस्या होती है कि पॉल्यूशन यहाँ पर तो पूछना ही नहीं है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए सोचा गया कि अगर न्यूक्लियर अगर एनर्जी यहाँ पर लाया जाए, तो न्यूक्लियर में होता क्या है कि आप कम इनपुट देंगे, जो भी इंस्टॉलेशन का चार्ज ज्यादा होता है, लेकिन जब ये सिस्टम जब सेटअप हो जाती है उसके बाद आपको कम खर्च में ज्यादा एनर्जी आपको मिलता है यहाँ पर, और पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। ठीक, तो पॉल्यूशन यहाँ पर ना के बराबर होता है, तो ये भी एक प्रकार का सिस्टम था। अब इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर आते हैं, तब हम लोग इसकी बात करेंगे यहाँ पर। अब टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर आखिर न्यूक्लियर बनाए तो कौन समस्या ये था कि न्यूक्लियर कैसे बनाया जाए। तो आपने नाम सुना होगा होमी जहांगीर भाभा का, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और अप्लाइड फिजिक्स के एक बहुत बेहतर नॉलेजेबल पर्सन थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे थे, और उनका जो टाई अप था एक टाटा ग्रुप से था, और उनकी जो फैमिली थी अगर कहा जाए तो अपने आप में वेल एजुकेटेड थी। कोई पुलिस लाइन में कोई था, तो कोई रिसर्च डिपार्टमेंट में था, तो उनका जो बैकग्राउंड था एजुकेशन से बहुत ही कमाल का था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उनके फैमिली ने चाहा कि इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करा करके इनका टाई अप जो है वो उस समय आपने जमशेदपुर का नाम सुना होगा, उस समय अभी टाटा अपने डेवलप होना शुरू हुआ था, उसमें इनका एक अपना रोल दिया जाए, जो भी हो। तो बट इनका जो एक इच्छा था कि मैं अप्लाइड फिजिक्स पढ़ूं, और अप्लाइड फिजिक्स पढ़ने के बाद मैं एक न्यूक्लियर के क्षेत्र में कुछ अपना एक योगदान दूं, और फाइनली वहां पर जो भी इनकी थी इच्छा जो था, वो अपनी इच्छा पूरा भी किए अप्लाइड। और वहां पर आने के बाद इन्होंने नेहरू के कलीग भी थे, इन लोगों एक दूसरे से जान पहचान अच्छी बनती थी, और दोनों के टाई अप से इन्होंने प्लान किया गया कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो इन्होंने 3 स्टेप डेवलप किए। स्टेप 1, और यहाँ पर मैंने स्टेप 2 लिखा है, और फिर यहाँ पर स्टेप 3 मैंने लिखा है। इनका मानना था कि सबसे पहले हमें प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर PHWR लाना होगा। अब रिएक्टर क्या होता है, जैसे देखिए ये हुआ आपका रिएक्टर, थोड़ा सा ये आपका रिएक्टर हुआ। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर कि रिएक्टर में जो फ्यूल यूज होगा, जो रिएक्टर बने होते हैं, और उस रिएक्टर में जो फ्यूल यूज होता है वो नेचुरल यूरेनियम यूज होता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ यूरेनियम 235, 238, 233। तो जो ये 38 जो होता है, जो 38 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जो न्यूक्लियर जो 238 जो होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे यूरेनियम रॉड में। जो इसका फ्यूल जो यूज होता है, इसको नेचुरल यूरेनियम बोलते हैं। और नेचुरल यूरेनियम, ये रॉड हुआ हमारा, इस रॉड में फ्यूल के टर्म में यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम होता है, इसको यहाँ पर डालते हैं। तो यूरेनियम जैसे यहाँ पर 238 लिखा हुआ है, इसी को थोड़ा समझते हैं, जैसे 235 पर, ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। 235 और 92, तो 92 का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। और 235 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वेट कितना है। अब वेट और प्रोटॉन जब आपको पता चल गया, तो आपको न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा। और इससे जब आप सबट्रैक्ट कीजिएगा, तो इसका फाइनली न्यूट्रॉन पता चल जाता है। तो एक यूरेनियम में कितने न्यूट्रॉन है ये पता चल जाता है। तो ये चीजें पता करनी होती है कि मतलब यहाँ पर कितना न्यूट्रॉन्स यहाँ पर हैं। तो इसी सिलसिले में हम क्या करते हैं कि यूरेनियम 238 जो इसको नेचुरल यूरेनियम कहते हैं, इसको क्या करते हैं, एक रिएक्टर में हम लोग डालते हैं। ये रिएक्टर हो गया।
और इस रिएक्टर को हम बोलते हैं प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब ये फ्यूल जलेगा तो जलने के बाद जैसे आपने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा, जब लकड़ी जलता है तो उसका बीच वाला कुछ भाग बच जाता है, वो जलता नहीं है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है वो जल जाता है, और ये रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है उसको डिप्लीटेड यूरेनियम कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये वो आपका यूरेनियम U38, यूरेनियम U38 जब जला तो कुछ भाग इसका जल गया, बर्निंग जोन जिसको हम बोलते हैं वो जल गया। जलने का टर्म में क्या हुआ कि जो हमको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल गया, जब आपने जलाया उसे जो एनर्जी चाहिए आपको मिल गया, लेकिन पूरा जला नहीं। और जब पूरा जला नहीं तो उसमें से कुछ भाग बच गया जिसको वेस्ट कहते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम। और यही जो पार्ट जो बच जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट, जिसको मैंने डिप्लीटेड पार्ट के टर्म में आप लोगों को बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब आइए यहाँ पर क्या होता है, एक होता है FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब जब यहां से जो ये वेस्ट है डिप्लीटेड यूरेनियम जो है, डिप्लीटेड यूरेनियम यहाँ पर हम लोग डालते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इस रिएक्टर में इसको कोट कर देते हैं थोरियम से। ठीक है, जब थोरियम से जब कोट कर देंगे और जब बर्निंग होगा तो ये जब हमारा जो डिप्लीटेड यूरेनियम है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लेटिनियम में, और जब प्लेटिनियम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो 100% एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। और उस समय यहाँ जो वेस्ट निकल रहा है, यहाँ पर वेस्ट नहीं निकलता है, मैंने यहाँ पर लिखा है। और जो नेचुरल यूरेनियम हमने जो यूज किया यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में, और दूसरे स्टेज में जो यहाँ से जो वेस्ट निकला डिप्लीटेड, उसको हमने क्या किया, FBR में डाला। और FBR में हमने क्या किया कि थोरियम से उसको कोट कर दिया इंटरनल पार्ट को। और जब इंटरनल पार्ट को जब हमने कोट कर दिया यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ कि ये पूरा बर्निंग हुआ, वेस्ट नहीं निकला। और जब वेस्ट नहीं निकला यहाँ पे, तो जो यूरेनियम जो 238 था वो कन्वर्ट हो जाता है आपका यूरेनियम 233 में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जब ये सिस्टम जब यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, आपको पूरा एनर्जी जब मिलने लगता है, लेकिन ध्यान ये रहे कि सेकेंड स्टेप में यूरेनियम का स्टेज चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपका नेचुरल था, जब अगर मैं कहूं डिप्लीटेड यूरेनियम जो था यहाँ पर भी वही था, 238 ही था। लेकिन यहाँ पर जब FBR में हमने डाला, तो वो फाइनली हमारा निकल करके आ गया यूरेनियम 233। अब तीसरा जो स्टेप जो आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। यही वाला सिलसिला यहाँ पर सेम करते हैं, जस्ट लाइक जैसे FBR होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसमें होता है कि थोरियम का आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोरियम का यूज करना ही है। उसके बाद इसमें वेस्ट नहीं निकलता है, और इसका भी आउटपुट जो होता है ये निकलता है, अर्थात यूरेनियम 92 और 233। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर जब आप यूज करेंगे, तब आपको फाइनली जब आपको तो जो जितना भी आपका जो फ्यूल था यहाँ पर आपने कन्वर्ट करना तो स्टार्ट कर दिया। आपका जो भी आपका जो भी प्लान था, वो प्लान में तो आप सक्सेस हो गए। और जब प्लान में जब आप सक्सेस हो गए तो आपको जो अपना स्ट्रेटजी है उस पर आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि बॉयल वाटर रिएक्टर और लो वाटर रिएक्टर के टर्म में बहुत सारे रिएक्टर लगे होते हैं जिससे एनर्जी हमको मिलता है। जैसे आप बॉयल वाटर रिएक्टर जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इससे भी लो वाटर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो लेकिन कब, जब आपको यहाँ पर फ्यूल के टर्म में यूज कीजिएगा तब। अब बताइए, बॉयल वाटर रिएक्टर को जब फ्यूल के टर्म में आपको कुछ ना कुछ ईंधन चाहिए, तो हर जगह तो इतना बड़ा तो प्रोसेस आप करेंगे नहीं, क्योंकि जब अगर मानते हैं कि यहाँ पर आपका रिएक्टर है, तो आपके पास कितना है, यूरेनियम 238 है, 92 है, तो यहाँ पर आप कैसे डाल पाइएगा एडवांस, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये सारा सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा, और जो आउटपुट आपका निकलेगा, जो आपका जो फाइनल फ्यूल जो निकलेगा, वो फ्यूल आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। आपका
AHWR में, और AHWR में आपका फाइनल स्टेज निकल के आएगा, सॉरी देखिए, अब यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए कि वाटर रिएक्टर के लिए अपना फ्यूल चाहिए। तो वाटर रिएक्टर का फ्यूल कैसे होगा, जैसे आपने यहां पर जैसे डिप्लीटेड यूरेनियम डाला, और डिप्लीटेड यूरेनियम के बाद यहां पर 100% आपको यूज करने लगा आपका जो भी यूरेनियम था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इनरिचमेंट करना स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर जो फ्यूल गया रहता है, फ्यूल इन द सेंस डिप्लीटेड यूरेनियम, उसको हम लोग इनरिचमेंट करते हैं। और इनरिचमेंट 2 से 3% अगर हम कर देते हैं, तो जब 2 से 3% जब आप इनरिचमेंट कीजिएगा, तो उससे जो निकलने वाला जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट ये बॉयलर वाटर रिएक्टर और लो वाटर रिएक्टर के फ्यूल का काम करता है, जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन ये कब, यहां पर ये वाला आपका होना चाहिए यूरेनियम U33, U38 नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको 2 से 3%, अर्थात अगर आसान भाषा में मैं बताऊं तो जो यूरेनियम जो U233 को आप 2 से 3% इनरिचमेंट करेंगे, तो उसके बाद से आपका बॉयलर वाटर रिएक्टर और लो वाटर रिएक्टर का फ्यूल बन जाएगा। और फ्यूल के टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे यूरेनियम 233 और 92 हमने लिया, तो जब अगर 40% आप 2%, जैसे 2 से 3% किए, बार बार इसको लगे इन्वेस्टमेंट करते हुए, करते करते अगर 40% अगर प्लस जब आप कर देते हैं, जब 40% जब प्लस आप जब कर देते हैं यहाँ पे, तब यही इसका जिसको बोलते हैं एटॉमिक बम ग्रेड यूरेनियम, ठीक है। और यही एटॉमिक ग्रेड जो यूरेनियम होता है वही न्यूक्लियर बनाता है, आपका न्यूक्लियर बम बनाता है। तो अभी के समय में अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर ईरान का डिस्प्यूट, तो आपको समझ में आ गया। एक यूनिवर्सल ट्रीटी हुई थी, मतलब अगर मैं P5 कंट्री का नाम बोलूं, P5 मतलब आपका यूएनएससी के 4 मेंबर, ठीक है, जो यूएनएससी के मेंबर हैं, और आपका फ्रांस जो है यहाँ पे। तो इन 5 मेंबर के साथ अगर मैं कंट्री का नाम भी बता देता हूँ आपको, जैसे ब्रिटेन हुआ, आपका यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, चाइना हुआ, आपका रशिया हुआ, ये 5 कंट्री और ईरान के बीच में एक ट्रीटी हुआ, ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटी हुआ था। और उस ट्रीटी में बोला गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा इसी को न्यूक्लियर का आप 2 से 3% ही क्या कर सकते हैं, आप इनरिचमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनरिचमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में आपको क्या करेगा कि यूएसए बहुत सारा सैंक्शन लगाया हुआ था, उस सैंक्शन हटा देगा। अभी तो करंट के समय में क्या था कि जब सैंक्शन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जब हटा लिया गया, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं, अब हम 3 से नहीं, अब हम इसको 40% तक ले जाएंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा बड़ा अपने आप में टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, ये लिंक से था तो मैंने इसको आपको जोड़ दिया। अब मुद्दा आता है कि जब हमने, और इसी सिलसिले में क्या किया कि इंडिया द्वारा न्यूक्लियर बनाए गए। अब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एक होता है कि आखिर जब न्यूक्लियर जब बन जाता है, जैसे आप ब्रिटेन में जाइए तो उसमें एक लेटर होता है, लास्ट रिजॉर्ट लेटर। इंडिया में आइए तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक टीम बनी हुई है कि आखिर कुछ ऐसी समस्या आ जाता है, आपको कब, न्यूक्लियर तो आपने बना लिया, लेकिन इसका यूज कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर देखिए, पहला स्टेज होता है पॉलिटिकल काउंसिल होता है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स होता है। देखिए, पॉलिटिकल काउंसिल में होता है पीएम होते हैं, कैबिनेट होते हैं, ठीक। और एक होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें सीडीएस और जितने भी आर्मी के जो हेड होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और लास्ट होता है स्ट्रेटेजिक फोर्स में होता है कि साइंटिस्ट होते हैं और न्यूक्लियर के एक्सपर्ट होते हैं। मानते हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है कि ऐसा हम लोगों को कुछ करना है,
तो सीडीएस द्वारा अपना एक रिपोर्ट बना करके कि हाँ हमें हमारे पास कोई इशू नहीं है, अब हम लोगों को उस कंट्री पर अटैक करना ही है, तो ये एग्जीक्यूटिव जो टीम हो वो पॉलिटिकल को अपना सपोर्ट देगी कि हाँ यहाँ पर अपना जो भी एक डेटा बना करके यहाँ पर देगी पॉलिटिकल को, और फिर जो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है और पीएम होते हैं बैठकर अपना डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। और जब फाइनली जब इन लोगों की भी सहमति जब बन जाएगी तो इन लोगों के आधार पर ये चीजें स्ट्रेटेजिक फोर्स को दे दिया जाता है और स्ट्रेटेजिक फोर्स मिसाइल को ऑन कर देता है और फाइनली वहां पर अटैक कर दिया जाता है। अब एक होता है, मैं अगर थोड़ा सा बात हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, ब्रिटेन में क्या है। ब्रिटेन में होता है कि लास्ट रिजॉर्ट लेटर, जिसे अभी के टर्म में जैसे वहां पर कोई भी पीएम बनते हैं तो पीएम बनते हैं तो एक लेटर लिखते हैं, और मैं अगर कहूं जैसे यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, जैसे मानते हैं कि हमारा ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर जैसे अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, तो इस अटलांटिक ओशन में इधर इनकी जो पनडुब्बियां होती हैं अंदर अंदर चलती रहती हैं, उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि उसमें न्यूक्लियर कुछ होते हैं और उसका किसी को कुछ डिटेल पता नहीं होता है कि ये कहाँ है, कौन जगह है, कहाँ चल रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटेन के जो नए पीएम बनते हैं उसे एक लेटर लिखा जाता है, और उस लेटर में क्या लिखा जाता है ये तो आज तक नहीं बताया गया है। और उस लेटर को यहाँ पर जब ऐसा लगेगा कि हाँ अटैक करना चाहिए तो उस लेटर को इन जितने भी पनडुब्बी जो घूम रहे हैं वहां पर उनको भेज दिया जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ये तब पढ़ा जाएगा जब मतलब यहां से भेज दिया जाएगा, ये अपने लिख के अपने पास रखे रहते हैं जो पीएम होते हैं, जब ये लिख कर भेजेंगे तब उनको पढ़ा जाएगा। आई होप उसमें क्या होगा, कौन से गाइडलाइन है, ये तभी भेजा जाता है जब कोई बाहरी आपदा आ जाती है। और मानते हैं कि ये पीएम चेंज हो जाते हैं तो वह जो रिजॉर्ट लेटर है उसको फाड़ दिया जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। फिर दूसरे जो पीएम बनेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक नया दूसरा रिजॉर्ट लेटर लिखा जाता है जिसमें न्यूक्लियर की पॉलिसी है कि कैसे क्या करना है। और उसी तरह आप रसिया में चले जाइए, उसी तरह आप सूटकेस, ब्रिकेस, सूटकेस यूज होता है आपका रसिया में, ब्रिकेस आपका यूज होता है आपका यूएसए में। एक आप देखते होंगे कि यूएसए में एक ब्रिकेस टाइप का बना होता है, उसमें सारा प्रोग्रामिंग होता है, एक कार्ड होता है और उस कार्ड के टर्म में कि कौन से कंट्री पर कब अटैक करना है न्यूक्लियर का उसमें लिखा रहता है। और जब ऐसा लगता है वहां के प्रेसिडेंट को कि हमें इस कंट्री पर अटैक करना है तो उस कंट्री पर अटैक करने के लिए उसमें जो भी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है उसके टर्म पर उसको वहां पर बता दिया जाता है और वहां से अटैक कर दिया। रसिया में भी वैसे ही है जैसे आपका यूएसए में है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। एक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी हुआ पीटीबीटी 1963 में। मतलब ये हुआ कि आसान भाषा में कि अगर कोई परीक्षण करता है कोई कंट्री तो परीक्षण नहीं करना है, जितना अब तक जितना टेस्ट हो गए हैं वो एनफ है, इसके बाद नहीं करना है। उसके बाद 1968 में एनपीटी आई, रनिंग में 1970 में आई और 1970 में इसका मतलब ये था कि आपको टेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, कंप्लीटली बैन कर दिया गया यहाँ पर। और इसका मुद्दा ये था कि दो भागों में बांट दिया गया, एक न्यूक्लियर यूपॉन स्पेस अर्थात कि जिसके पास न्यूक्लियर हो और जिसके पास न्यूक्लियर नहीं हो, दो टर्म में बंट गया। तो इसमें इंडिया उस समय न्यूक्लियर नहीं था तो इस कैटेगरी में आता था, जिसके पास था वो कैटेगरी में नहीं आते थे। और इसमें ध्यान दिया जाता था, इसमें बोल दिया गया कि जिसके पास न्यूक्लियर है वो नॉन न्यूक्लियर यूनिकॉर्न स्टेट को अपना न्यूक्लियर एज ए एटम बॉम्ब के तौर पर बनाने के लिए ये नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एनर्जी परस्पेक्टिव से आप दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं कर सकते हैं। और एनपीटी पे इंडिया ने इस पर तो साइन कर दिया, इस पे इंडिया ने नहीं साइन किया क्योंकि हस्तक्षेप है ना, आप बना लिया हम नहीं बनाया, और उसमें जिसके पास है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं कहा गया। उसके बाद ये अपने आप में थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप लोगों को ये चीजें पता भी होगा।
उसके बाद सीटीबीटी होता है। सीटीबीटी में ऑल बैन कर दिया गया, जैसे आप एयर में भी नहीं कर सकते हैं, जमीन के अंदर भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। एक्सेप्ट क्या है कि सब किलो टेस्ट माने एक निश्चित मात्रा में कर सकते हैं, और एक सब क्रिटिकल टेस्ट। सब क्रिटिकल टेस्ट का मतलब है कि जैसे आप लैब वगैरह में चले जाइए, लैब वगैरह में थोड़ा थोड़ा करके जांच कीजिए, ताकि पता चले कि कितना एनर्जी से कितना एनर्जी हमको डेवलप हुआ है। जैसे कितना न्यूक्लियर अगर हम बर्न करते हैं तो हमको कितना यहाँ से एनर्जी मिलेगी, एक प्रोटोटाइप समझ सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर ये चीजें, और इन सारी चीजों में जैसे उसके बाद सीटीबीटी को भी इंडिया ने साइन नहीं किया। कारण यही था कि मतलब इक्वलिटी की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। जितने हो रहे हैं कि जो जिन कंट्री के पास लगभग मान के चलिए कि 2000 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुका है अभी न्यूक्लियर टेस्ट, और बाकी लोगों को कहा जा रहा है कि आपको टेस्ट ही नहीं करना है। जब आप लोगों को टेस्ट नहीं करना है तो बताइए, एक टेस्ट करके बैठे, एक टेस्ट नहीं करना है। तो इसमें इंडिया ने फाइनली इसको हटा दिया यहाँ पे। और इन सारी चीजों का जो कंट्रोल जो होता है आईएईए का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इसका मतलब है कि कंट्रोल करता है, देखता है कि कौन से इसकी टीम होती है। जैसे इसको पता चला कि यहाँ पर ईरान में आपको न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो इसकी टीम जाकर के यहाँ पर क्या करेगी, जांच करेगी। यहाँ पर लगभग मान के चलिए कि 1957 में यह बना, और 1964 से रनिंग में आ गया, तब से रनिंग में है, और लगभग मान के चलिए कि इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है इसको। तो यहाँ पर तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे का स्टोरी मैं बता देता हूँ वीडियो समाप्त करने से पहले, क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट था ऑलमोस्ट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब इंडिया 1974 में और 1998 में 2 बार यहाँ पर परीक्षण किया। ये छोटा लेवल का था, ठीक है, 100 किलो जोन का, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है 100 किलो टेस्ट था, छोटा टेस्ट था। और 1998 में यहाँ पर एक 45 टन के आसपास इसकी कैपेसिटी, आई होप इतना ही होना चाहिए, इसके आसपास इन्होंने टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद इंडिया ने क्या किया, जब टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, और उन्होंने इसको पूरा अनाउंस कर दिया कि हम लोग ने न्यूक्लियर बेस्ड कंट्री बन चुके हैं। और इसके बाद से पाकिस्तान द्वारा भी किया गया। ऐसा माना जाता है कि चाइना का इसमें हेल्प है, वो अपने आप से नहीं बना पाया था। अब इंडिया का 1974 बनाने का कारण क्या था कि जैसे चाइना बना चुका था और 1960 का वार हो चुका था चाइना से। अगर हम लोग अगर इक्वल नहीं होते हैं तो वहां पर पीस नहीं होती है। एक टर्म में ये भी कहा जाता है कि अगर सामने वाला अगर न्यूक्लियर है, अगर मानते हैं कि चाइना के पास न्यूक्लियर बेस है और इंडिया के पास नहीं है, तो अपने आप से लगेगा कि थोड़ा सा एक नहीं होता कि डिसबैलेंस दिख रहा है। लेकिन अब उससे अगर पैरेलली हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी लगेगा कि हाँ इसके पास है, ये भी मेरे साथ गलत कर सकता है। तो एक पर्टिकुलरली एक पीस बना रहता है। तो ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद हुआ क्या कि जब 1998 में तो पूरे सैंक्शन लगा दिया गया है इंडिया पर, बहुत सारी समस्याएं होना प्रारंभ हो गया। लेकिन उसी समय एक घटना हो जाता है 9/11 यूएसए के ट्विन टावर पर, और ट्विन टावर पर अटैक हो जाता है। और ट्विन टावर के अटैक होने के बाद ये होता है कि इंडिया को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ टेरर की अपनी कहानी है और टेरर को हटाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करता है कि यूएसए के पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं था, वो अफगानिस्तान में उसको अपना सेना भेजना था। तो उसने क्या किया फाइनली कि पाकिस्तान से हेल्प लिया, और पाकिस्तान से हेल्प करके पाकिस्तान से रास्ते से अपना सैनिक वहां पर भेजा था। जब पाकिस्तान में अपना सैनिक जब भेजा तो उस समय क्या था कि अफगानिस्तान में एक तरफ तो आपको जो तालिबानी थे उसको हटाना है, दूसरे टर्म में अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो वहां पर कुछ सिस्टम भी तो डेवलप करना है। अगर आप वहां पर डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यूएसएसआर खत्म हुआ था, और जब यूएसएसआर जब खत्म हुआ था, जब वहां पर डेमोक्रेसी का जब आप न्यू नहीं डालेंगे तो जब वहां कम्युनिस्ट होंगे तो कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं उस पर अटैक करेंगे और वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाएगी जो यूएसए कभी नहीं चाहेगा। तो उसने क्या किया कि इंडिया के पास आया और इंडिया के पास मीटिंग हुआ, और इंडिया से यह कहा गया कि एक आप काम कीजिए कि आप वहां पर जितने इंफ्रा है वहां पर आप इंफ्रा लगाइए, हम लोग वहां के तालिबानी को डिस्ट्रॉय करते हैं। और वहां से क्या हुआ कि इंडिया अफगानिस्तान में अपना हेल्प करना स्टार्ट किया, और जो अमेरिका था
वहां पर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में ये भी आएगा कि थोड़ा तालिबानी कहां से आ गए। तो देखिए 1979 में हुआ क्या था कि जब यूएसएसआर अभी कोलैप्स नहीं हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव की पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मिखाइल गोर्बाचेव जब आ गए उसके बाद यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। उससे पहले की दास्तान है कि 1979 के आसपास जो ईरान अफगानिस्तान था, वहां के जो राजा थे, वहां के लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए थे कि अब यहाँ पर हम लोगों की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो जब उसको जब लगा, और उस समय उस जो किंग थे अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान के किंग थे, तो उन्होंने हेल्प मांगा यूएसएसआर से, और यूएसएसआर का जो सेना था उस राजा की हेल्प करने के लिए आ गया। जब यूएसएसआर का जो हेल्प करने के लिए जब आ गया, तो अमेरिका को ये चीजें समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कम्युनिस्ट डेवलप हो जाएगी, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर मानिए अफगानिस्तान में अगर कम्युनिस्ट डेवलप होता है, तो उस अरेबियन जो कंट्री है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा, और शायद चारों तरफ यहाँ पर कम्युनिस्ट हो जाए। तो उसको न चाहते हुए भी उसको यहाँ पर आना पड़ा, और यहाँ पर उसने पाकिस्तान का हेल्प लिया 1979 में, और वहां पर पाकिस्तान के हेल्प से अपना लोगों को अंदर भेजना शुरू किया। एक दो लोग थे, एक यूएसएसआर की सेना थी, और दूसरे टर्म में अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो वहां पर यहाँ के जो पाकिस्तान द्वारा जो ट्रेंड लोग थे वो लोग थे। अब दोनों को यहाँ पर कंबाइन किया गया। अब यहाँ पर क्या किया गया कि पैसा फंडिंग देना शुरू किया पाकिस्तान को, यूएसए, कि आप लोग पैसा दो, और उन लोगों को जो यूएसएसआर के जो भी सैनिक आए हैं उनको यहाँ से हटाओ। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो आतंकवादी टाइप के इन्होंने क्रिएट किया लोगों को, और उसी को तालिबानी कहा गया यहाँ पे। और जब फाइनली जब 90 के दशक के आसपास जब वहां पर जब यूएसएसआर जब कोलैप्स किया, तो जब कोलैप्स किया तो यहाँ पर जो इनपुट का जो पैसा आ रहा था फंडिंग के टर्म में यूएसए की तरफ से पाकिस्तान को कि आप जो फंडिंग कीजिए, जब उसका काम निकल गया तो वो वापस चला गया। जब वापस चला गया तो तालिबानी को तो भाई पैसा चाहिए था, तो पैसा चाहिए था, तो पाकिस्तान को समस्या होने लगा कि इसको क्या किया जाए। पाकिस्तान ने कहा कि कोई बात नहीं, कोलैप्स करने की बात नहीं है, अब तुम एक काम करो, तुम कन्वर्ट हो जाओ इंडिया के जो नॉर्थ जोन में, जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां पर अपनी समस्याएं जो भी था करो, वहां पर जो भी करना है। और उसके बाद से जब यूएसए वहां से जब वापस जाता है अफगानिस्तान से, तो उसके बाद से यहाँ पर आप देखते होंगे कि इंडिया के जो नॉर्थ जोन है, इंडिया के नॉर्थ जोन पर वहां पर अटैक होना शुरू हो जाता है, और एक सिलसिला जारी हो जाता है। तो यही अब 2001 में हुआ, जब 2000 में जब 9/11 अटैक हुआ, तो भारत का हेल्प चाहिए था, और यहां से भारत और यूएसए के बीच का जो रिश्ता था अच्छा होना प्रारंभ हो गया। और एक सिस्टम जो कहा जाता है कि पहले एक बहुत क्रिटिकल जोन डेवलप हुआ था इंडिया, और जब अगर मैं कहूँ 1971 के जब बांग्लादेश के साथ जब वार हो रहा था, जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 1971 के वार में, तो उस समय फुल्ली टर्म में सपोर्टिव था पाकिस्तान का यूएसए। और उस समय 1971 में यूएसए से अनफॉर्चुनेटली इंडिया को नैम का मेंबर होते हुए भी उसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ा, ट्रीटी करना पड़ा, हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे। और इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा अगर ये भी देखा जाता है कि क्वेश्चन ये भी उत्पन्न होता है कि नैम थोड़ा सा अपने पारदर्शिता के टर्म में थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका यही कारण था। उसके बाद इजिप्ट को आप देखिए, तो इजिप्ट जो था वो भी यूएसए से एक समय में क्या किया था कि वो हथियार लेना शुरू कर दिया था। सऊदी अरेबिया को देखा गया कि एक समय में जब तेल का जब वहां पर भंडार अमेरिका में नहीं मिला था और उसको तेल चाहिए था, तो वो यूएसए जो था आपका सऊदी अरेबिया के साथ एक कंबाइन करने का प्रयास किया, और जिसमें जो सऊदी अरेबिया जो था उसका भी एक झुकाव था, क्योंकि वहां जो किंगडम जो थे, ताकि लोग वहां पर कुछ अपना समस्या क्रिएट न करे, वहां उसको एक अपनी प्रोटेक्शन चाहिए थी, और यूएसए को क्या चाहिए था, वहां पर ऑयल चाहिए था। तो हर तरीका से एक समस्या वहां पर जो डेवलप हुई उसका कुछ ना कुछ निदान एक दूसरे में छिपा हुआ था। तो एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पर दिया आप लोगों को। मैं इसमें इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात किया, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात किया, मैंने
यहाँ पर साइंस एंड टेक की बात मैंने किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज जब भी वीडियो देखें तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आपके व्यू तो अच्छे जाते हैं, लेकिन लाइक के जो रेशियो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट दें। मैं अपना सपोर्ट भी आप लोगों को देता रहूंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक अच्छे वीडियो के साथ, पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक पर जो नीड होगी, मेरे को लगेगा कि यह इम्पोर्टेंट है, तो उस पर मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रेजेंट होऊंगा। और आपको भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से वीडियो पर कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तब तक थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।